अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, काफ़ी दिनों से जो है वो एक वीडियोस की सूरत में लेक्चर्स तो अपलोड हो रहे थे, लेकिन चूंकि अब 18 तारीख को पेपर है और कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि आप जो है ना सर सारा ही जो है वो रिवाइज़ करवा दें। तो सारा रिवाइज़ करवाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब इस एक वीडियो के अंदर को 8-10 टॉपिक जो चीज़ें क्लियर हो जाएं। इस तरह यानी एक मैराथन सीरीज़ होगी जिसके अंदर तमाम सिलेबस को कवर करने की कोशिश की जाएगी और हर वीडियो के अंदर मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज मेरा इरादा है कि हम शुरू करते हैं साइकोलॉजी की पोर्शन को। और साइकोलॉजी जितने हमसे टॉपिक हो गए, जब तक इशा की नमाज का टाइम नहीं होता, यानी मैं अपना जो स्पेस 1 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करता हूँ। साइकोलॉजी बेसिकली साइकोलॉजी क्या है और एजुकेशन क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजी जो आजकल जो करंट डेफिनेशन है वो ये है कि ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले शुरू में साइकोलॉजी को इसको कहा जाता था कि ये स्टडी ऑफ सोल है, स्टडी ऑफ माइंड है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। लेकिन बाद में जो करंट डेफिनेशन है वो ये है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन ये है कि मॉडिफिकेशन इन द ह्यूमन बिहेवियर, इंसानों के बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन है उसको हम कहते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन साइकोलॉजी ये हो गया कि हम इंसानों के जो बिहेवियर है उसको जो स्टडी है और उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन है, जो तब्दीली करना चाह रहे हैं उसकी। इसके कुछ स्कूल ऑफ थॉट हैं, 7 स्कूल ऑफ थॉट हैं साइकोलॉजी के, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट, साइको एनालिसिस और इसके अलावा साइको एनालिसिस, ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म। तो सबसे पहला था ये जो सबसे ओल्ड है ना स्कूल ऑफ थॉट, वो है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट ये किसने दिया था? विलियम वोंडेट ने दिया था। और विलियम वोंडेट का जो तारीख़ पैदाइश है आई थिंक वो है 1932 टू 1910 है उसका लाइफ स्पान है। ये जर्मनी का था। और स्ट्रक्चरलिज्म में वो कहता क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म में कहता है कि जो होल है ना वो इम्पोर्टेंस नहीं है, कंपोनेंट को इम्पोर्टेंस देता है। वो कहता है माइंड जो है इसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स करके उनको उनके फंक्शन को देख, यानी कि माइंड के कंपोनेंट्स का को एनालिसिस करता है ये। और ये ना चीज़ों की शेप को, स्ट्रक्चर को, शक्ल को, उसको देखता है। ये नहीं देखता कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये नहीं है कि वो कह रहा है कैसा है, ये है कैसा। तो ये माइंड के, वो कहता है कि माइंड के जो है ना वो इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स करके उनकी स्टडी को जो है ना वो देखना, किस तरह इंसान सोचता है, क्या करता है। तो ये वाली जो बात करता है ये कौन करता है? ये विलियम वोंडेट करता है। और विलियम वोंडेट को जो है ना वो साइकोलॉजी का फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इसका एक शागिर्द था जिसे कहते हैं टिचनर, उसने भी इसके साथ मिलके काफ़ी काम किया। और इन्होंने एक जो है वो एक मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसके कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ओल्डेस्ट मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसके अंदर क्या है कि खुद के जो बिहेवियर को, खुद के बिहेवियर को एनालिसिस करना, खुद के बिहेवियर को जज करना होता है, यानी अपने आप को जजमेंट, अपने आप को देखना, इसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर बहुत सी क्रिटिसिज्म हुआ कि ये मेजरेबल नहीं है, खुद के बिहेवियर को हम कैसे, ये साइंटिफिक नहीं है, तो इसको बाद वालों ने निगलेक्ट कर दिया। ये कुछ कहानी थी स्ट्रक्चरलिज्म की। स्ट्रक्चरलिज्म के एक अगेंस्ट जो है वो स्कूल ऑफ थॉट आया था जिसे कहते हैं फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं व्हाट एंड हाउ, ये जो माइंड है ये काम कैसे करता है और क्या काम करता है। यानी वो ये उसकी स्ट्रक्चर की बात नहीं करता, ये उसके काम की बात करता है, ये उसके फंक्शन की बात करता है। और इसके जो है जो ये पेश करने वाले थे स्ट्रक्चरलिज्म, और स्ट्रक्चरलिज्म के बाद जो फंक्शनलिज्म थे ये विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स जो हैं ये अमेरिकन थे और इनकी एक बुक भी है जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और इसे जो है ये अमेरिका के जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट थे, ये काम के हवाले से बात करते हैं कि वो जो दिमाग है वो काम कैसे करता है। और ये टोटली जो है वो अगेंस्ट आई थी इसके जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसकी नैरोनेस के बाद ये वाली इंट्रोड्यूस हुई थी। इसके बाद है जो एक स्कूल ऑफ थॉट है वो है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जो है ये जेबी वाटसन जो है
उसने बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट दिया था। और ये इन बाकी जो थ्योरीज हैं ये उनको निगलेक्ट करते हैं। ये कहते हैं कि बिहेवियर जो है वो इंसान से सारा कुछ करवा रहा होता है, और बिहेवियर के ऊपर जिस चीज़ का ज़्यादा असर होता है वो होता है इन्वायरमेंट का ज़्यादा, यानी इन्वायरमेंट का बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा असर। इसमें से बहुत से जो है वो जो साइकोलॉजिस्ट आए, जैसे हम वो थ्योरीज पढ़ेंगे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी हो गई जो थॉर्नडाइक ने दी थी, इस तरह क्लासिकल थ्योरी जो पावलो ने दी थी, इस तरह वो ऑपरेंट जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो जो थी B.F. स्किनर ने दी थी। तो ये सारे बिहेवियरिस्ट थे, और J.B. वाटसन जो है वो इनका बानी था, इनका फादर ऑफ इसका है, और बाकी सारे भी इसी की कैटेगरी के हैं, इसके ऊपर काम करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको कहते हैं गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट वाले कहते हैं कि जो पार्ट है, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल है वो कैसे, वो कहता है कि जो इंसान है वो जो चीज़ों को परसीव करता है तो वो एज ए होल परसीव करता है। किसी चीज़ को देखने साथ ही उसको एज ए होल उसके फंक्शन को देखता है, इंसान छोटे छोटे कंपोनेंट्स को नहीं देखता। तो ये बात कौन कर रहा है, ये कर रहा है ये जो गेस्टाल्ट वाले कर रहे हैं। गेस्टाल्ट थ्योरी किसने दी थी, गेस्टाल्ट के जो वर्दीमीर है ना वो इसका फादर है, और बाकी जो कोलर, कोफका, कोर्टलेमन, ये सारे जो हैं इसके प्रोपॉन्डर हैं, और ये चीज़ों को एज ए होल देखते हैं, चीज़ों को एज ए पार्ट नहीं देखते। इन्होंने बाद में जो थ्योरी भी आप उधर मेरे जो है ना वो देखेंगे, साइकोलॉजी की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर आप थ्योरी भी देख सकते हैं कि गेस्टाल्ट की थ्योरी को इन्होंने कैसे चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इसके जो लॉज हैं गेस्टाल्ट के वो क्या क्या बात करते हैं, तो वहाँ से आप डिटेल में देख लीजिएगा। और बाद में ये यहाँ भी मैं कुछ ना कुछ रिवाइज करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस जो है इसका कंसेप्ट दिया था सिगमंड फ्रॉड ने। ये बहुत ही फेमस जो है वो साइकोलॉजिस्ट है सिगमंड फ्रॉड। और सिगमंड फ्रॉड इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की बात करते हैं, कहते हैं एड, ईगो, सुपर ईगो। कहीं भी क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं एड, ईगो, सुपर ईगो की बात हो रही है तो आपके जहन में फौरी जाना चाहिए कि इसने सिगमंड फ्रॉड ने अपनी साइको एनालिसिस थ्योरी जो है उसमें ये बात की थी। इस तरह कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात वो भी अपनी थ्योरी में करता है। ये उसके इस तरह लिबिडो का कंसेप्ट जो है वो ये कंसेप्ट देता है, और लाइफ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट वो ये बात भी ये करता है। तो इसको मेरे ख्याल में बाद में वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चलो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस ये होता है कि जब हम अपने ख्याल में नहीं होते, हम सोच के कुछ नहीं कर रहे होते, खुद ब खुद जो है वो हो रहा होता है, वो अनकॉन्शियस होता है। और कॉन्शियस वो जो हम अपने गौर फिक्र से, अपनी कोशिश से हम कर रहे होते हैं, अपने दिमाग को इस्तेमाल कर कोई काम कर रहे हो तो वो कॉन्शियस होता है। और सब कॉन्शियस वो होता है कि जब इन बिटवीन सिचुएशन होती है, कुछ हमारे दिमाग में पहले पड़ा है, कुछ हम सोच रहे हैं, तो ये अनकॉन्शियस हो जाएगा। एड, ईगो, सुपर ईगो। एड में ये होता है कि कोई बंदा उसका जो दिल चाहता है वो करता है, वो होती है एड। गलत है, ठीक है, उसे इससे कंसर्न नहीं है, जो उसका जो दिल किया है ना वो कर देगा, वो एड होती है। और ईगो क्या होती है कि वो उसका थोड़ा सा सोचता है कि ये मुझे ये राइट है, ये रॉन्ग है, मुझे राइट की तरफ जाना चाहिए, मुझे रॉन्ग की तरफ नहीं जाना चाहिए, दरमियानी कंडीशन में होता है। और सुपर ईगो में होता है कि इंसान हाई मोरल वैल्यूज़ को, हाई जो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ जो होती है उसकी तरफ जाता है। इसी तरह एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो है ह्यूमनिज्म है। ह्यूमनिस्ट का जो है ये स्कूल ऑफ थॉट, इसमें ये हमारे पास वो होते हैं जिसने क्लाइंट सेंटर थ्योरी दी थी, कार्ल रॉजर्स, वो और मास्लो, इन्होंने ये थ्योरीज की। और ये क्या करते हैं, इंसान को फ्री विल देते हैं, इंसान को मुकम्मल आज़ादी देते हैं, इंसान को अहमियत देते हैं। और जहाँ भी आप देखें कि ह्यूमन को प्रायोरिटी दी जा रही है, ह्यूमन को साथ दिया जा रहा है, तो तहाँ आपने कहा कि ह्यूमनिज्म जो है ना वो ह्यूमनिस्ट वाले हैं। इस तरह मेरा ख्याल है कि जो इसके अलावा एक ट्रांसपर्सनल है। ट्रांसपर्सनल आपने वो एक मास्लो की थ्योरी देखी होगी, और उसमें आखिरी स्टेप आपने देखा होगा कि वो क्या कहता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि इंसान की एक हायर पीक वैल्यूज़ होती है, दुनिया से मावरा होता है, बहुत बड़े बड़े काम करने होते हैं उसने, और यानी अपनी आप को एक जैसे कहते हैं फुल्ली इंसान डेवलप हो गया होता है। तो ट्रांसपर्सनल एक ऐसी है जिसके इंसान फुल डेवलपमेंट हो गया होता है और वो अपना अक्स छोड़ रहा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन टर्मिनोलॉजीज़ को अपने जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो किसी न किसी सवाल में कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ जाती हैं। वो कन्वर्जेंट क्या होता है? कन्वर्जेंट ये होता है कि जब आप मुख्तलिफ पॉइंट से किसी एक पॉइंट के ऊपर आ रहे होते हैं तो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट।
और जब मुख्तलिफ पॉइंट से आप एक पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट से मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर जा रहे होते हैं तो डाइवर्जेंट होते हैं। मतलब ये कि जैसे आप किसी एक प्रॉब्लम के आपको एक प्रॉब्लम है, उसके बहुत ज़्यादा सोल्यूशन आप तलाश कर रहे हैं, तो वो जब बहुत ज़्यादा वो उसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहेंगे। और जब आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें से किसी एक के ऊपर चॉइस करनी है, किसी एक के ऊपर जाना है, किसी एक अल्टरनेटिव के ऊपर आपने अपनी एट द एंड कंक्लूजन के ऊपर जाना है, किसी एक के ऊपर आपने एट द एंड जाना है, तो वो हमारे पास होती है कन्वर्जेंट होती है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग का आपको पता चल गया होगा। इस तरह एक होता है सेफेलोडिस्टल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोडिस्टल ये होता है कि इंसान की जो ग्रोथ हो रही है, जब वो ग्रोथ हेड टू टो यानी सर के से लेके आपके पाँव तक हो, तो इस जो ये ग्रोथ इंसान की हो रही होती है उसे हम कहते हैं सेफेलोकार्ड, ठीक है। और वो इंसान की ग्रोथ जो उसके सेंटर टू पेरिफेरल हो रही है, उसके सेंटर से लेके उसके जो है ना, यानी पहले सबसे पहले बाजू की ग्रोथ हो रही है, फिर ऊपर, यानी सेंटर से चीज़ें जा रही हैं, तो इसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो ये ज़हन में बिठा, सेफेलोडिस्टल किसे कहते हैं, जब इंसान की ग्रोथ हेड टू टो हो, और सफेलो कहते हैं, प्रॉक्सिमो कहते हैं कि जब उसकी ग्रोथ सेंटर टू आउटवर्ड हो। इसके बाद हम देखते हैं मोटिवेशन क्या होती है। मोटिवेशन ऐसी चीज़ जो किसी को भी इंसिस्ट करती है, कि इंसाइट करती है कि वो कोई काम करें, जो किसी काम करने पे मजबूर करती है, इसको कहती है, उसका दिल करता है वो काम करने लग जाए। फिर इसकी दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक को कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है कि जिसमें इंसान अपने सेल्फ प्लेयर के लिए, अपनी खुशी के लिए और अपने इंटरनली उसके फीलिंग की वजह से कोई काम करने के लिए रेडी होता है। यानी मुझे एजुकेशन का सब्जेक्ट पसंद है और मैं अपनी मसरूफियात छोड़ के आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये मेरा शौक़ है। मुझे आपको पता है मुझे इसका कोई मुआवजा नहीं मिलना, मुझे कुछ भी इसके मुझे बेनिफिट, शायद कुछ भी इसका बेनिफिट ना हो, लेकिन एक जो शौक़ है मेरा कि एजुकेशन के साथ जो एक सब्जेक्ट के साथ मोहब्बत है, एक अंदर से चाह है, उसकी वजह से मैं पढ़ाई, मेरी इंटरनल मोटिवेशन है। एक्सटर्नल मोटिवेशन वो होती है कि जब आपको किसी रिवार्ड का हो, कि मुझे वो जो है ये काम करूँगा तो मुझे रिवार्ड मिलेगा, मुझे तनख्वाह मिलेगी, मुझे पैसे मिलेंगे, या मुझे मैंने करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो हम काम कर रहे होते हैं वो होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। इसके बाद कुछ आपने वो आईक्यू लेवल देखा होगा कि इंसानों के आईक्यू लेवल जो है ना वो 140 इस तरह जाता है। तो कभी पूछा जा सकता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि कौन सा 100, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होता है ना, गिफ्टेड बच्चा होता है, तो उसका जो आईक्यू लेवल होता है वो 140 अबव होता है। हाँ, अब आप ये वाला थॉट ज़रूर सोच रहे होंगे कि जो है 140, उसमें क्या खसूसियत होगी। ये भी बातें वैसे बताने के लिए हैं कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट होता है वो ऐसे बच्चे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, बहुत शातिर होते हैं, एक जगह पे टिकते नहीं, और उन्हें एक तरह के काम दिए तो बोर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को उलझाने के लिए उनको नई नई एक्टिविटीज़ देना पड़ती हैं, उनको काम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, यानी वो हाइपर एक्टिव और बहुत जीनियस बच्चे होते हैं। तो ये वाले बच्चों को हम जो कह रहे होते हैं, ये आईक्यू लेवल जिनका 90 से 140 अबव होता है। जो एवरेज बच्चे होते हैं वो 90 से 110 तक होते हैं। ये वो बच्चे हैं कि जिनको आप जो एवरेज बच्चों के साथ सही चल लेते हैं, सही ठीक पढ़ने वाले होते हैं। फिर 110 से 120 तक ये अबव एवरेज होते हैं, और इस तरह 130 से 121 से 130 यानी 40 तक जो होता है वो सुपर एवरेज आप कह सकते हैं, सुपीरियर स्टूडेंट होते हैं। और जो 90 से नीचे होते हैं वो बिलो एवरेज होते हैं, और फिर इसमें रिटार्डेशन भी आ जाते हैं। जो 0 से लेकर 25 तक होते हैं वो इडियट होते हैं, यानी उनके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। और रिटार्डेड होते हैं जो 50 से नीचे होते हैं, उन्हें रिटार्डेड बोला जाता है। तो ये कुछ ना कुछ आपने अपने जहन में बिठा लेना। इसके अलावा ह्यूमनिस्ट के अंदर एक थ्योरी है जिसे मास्लो की थ्योरी कहते हैं। मास्लो ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नीड, यानी हायरार्की ऑफ नीड दी थी। और हायरार्की ऑफ नीड के अंदर उसने इंसानों की 5 जो है ना वो ज़रूरियात बताई हैं, 5 चीज़ें उसने स्टेप बताए हैं। उसने पहले बताया फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड वो होती है कि जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, आपकी किसी भी इंसान की बेसिक ज़रूरियात जो उसके अंदर आ जाती हैं, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास है वो है हमारी, जब वो उसकी ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद उसकी सोशल सिक्योरिटी आ जाती है, कि जिसके अंदर अब बीमार हो जाए तो कुछ पैसे भी तो हों, यानी जिसके अंदर वो अपनी सिक्योरिटी मांगता है, अपनी सोशल, अपनी इस तरह की चीज़ें जो उसकी ज़रूरत के तहत हों, ज़रूरत में आती हैं उसके अबव, यानी उसे सिक्योरिटी चाहिए कि उसे कोई कुछ कहने वाला ना हो, उसे फाइनेंशियली सिक्योरिटी चाहिए, उसे हेल्थ की सिक्योरिटी चाहिए, तो उसकी ज़रूरत है। थर्ड है, जब इंसान सब कुछ अचीव कर लेता है ये चीज़ें, तो उसके बाद उसका दिल करता है उसे वो चाहा जाए, उसे प्यार किया जाए, उसे किसी के साथ की ज़रूरत होती है। ये चाहे वो उसका जो है जो पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर, वो भी हो सकता है, या
उसके जो बाकी दोस्त अहबाब, सोशल सोसाइटी, मुआशरत, ये सारी जो चीज़ें हैं इसका इसके साथ भी ताल्लुक़ हो सकता है। उसके बाद है सेल्फ एस्टीम, इंसान रिस्पेक्ट चाहता है, उसको पहचाना जाए, उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको इज़्ज़त दी जाए। और उसके बाद जो हाईएस्ट लेवल होता है वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दुनिया से मावरा हो जाता है, बहुत कुछ कर लिया होता है, बहुत कुछ करने के ख्वाब होते हैं। और पीक वैल्यू है कि इंसान की, किसी की, इंसान की, और इसमें वो अपने नॉलेज को, जो कुछ उसने ज़िंदगी में सीखा होता है वो फैलाता है। और ये पूरी इसकी ज़िंदगी का जो ना अक्स होता है कि उसने पूरी ज़िंदगी में क्या कुछ जो है वो सीखा। इसके साथ एक थ्योरी है इंटेलिजेंस की, थ्योरी के ऊपर बात कर लेते हैं। गार्डनर ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। वो कहता है कि इंसान का जो इंटेलिजेंस, जो ज़हन है ना, ये कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत सी इकाइयों से मिल के बना हुआ है। उसमें उसने बेसिकली 8 जो है ना वो वहाँ, बहुत सी किताबें में बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन 8 उसकी ऐसी हैं, गार्डनर की 8 स्टेजेस हैं मल्टीपल जो है ना वो उसने इंटेलिजेंस में 8 चीज़ें बताई थी। और ये भी बताया था हो सकता है कि इस इंसान में एक से ज़्यादा हों, और हो सकता है वो इंसान की हॉबी हो, लेकिन उसने 8 बताई हैं कि इंसान के इंटरेस्ट 8 होते हैं। एक उसने कहा इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल ये होता है कि ऐसा शख्स जिसको अपनी ज़ात के ऊपर अपने आप को पहचानने की सलाहियत है, उसे पता है कि ये बुरा है, ये ठीक है, अपनी ज़रूरियात को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने थाट्स को, अपने सेल्फ को जो है ना वो अंडरस्टैंड करने वाला, वो होता है इंट्रापर्सनल। इसी तरह दूसरा होता है इंटरपर्सनल, जो लोगों के मुताल्लिक, किसी दूसरों के मुताल्लिक जो है ना उसको उनको समझना, उनकी जांचना, उनको जो आइडेंटिफाई करना, राइट रॉन्ग को समझना, यानी दूसरे बंदों को जांचने वाला जो शख्स होता है ना, तो ये वाला जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गए इस तरह के, तो इंटरपर्सनल यानी इनकी एबिलिटी होती है। इस तरह कहते हैं लिंग्विस्टिक, वो लोग जिनको अल्फाज के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर बड़ा कमांड होती है, वो लिंग्विस्टिक आते हैं। इस तरह होते हैं कुछ साइकोमोटर होते हैं कि वो लोग जो हाथों से फिजिकल अपनी जो बॉडी से काम, काइनेस्थेटिक जिसको यानी अपने फिजिकल पार्ट से वो काम करना उनका जो है ना अच्छा लगता है, वो मेहनती लोग होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे, क्या कहते हैं, काइनेस्थेटिक आ जाएगा। इस तरह लिंग्विस्टिक भी होते हैं। म्यूज़िकल, कुछ लोगों का म्यूज़िक में गाना गाना और धुन बनाना म्यूज़िक की, और इसमें उसका इंटरेस्ट होता है, ये म्यूज़िकल होते हैं। नेचुरल होते हैं कुछ नेचरलिस्टिक, कि वो नेचर को बहुत पसंद करते हैं, गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है उनको, नेचर के साथ उनकी बड़े अच्छे अंडरस्टैंडिंग। लोग ऐसे भी हैं कि जो पौधों के साथ बातें करते हैं, अपनी जो ना फूलों के साथ बातें करते हैं, यानी उनकी इस तरह अटैचमेंट हो गई होती है, ऐसा खुद को डिवोट कर दिया होता है उन्होंने। इस तरह एक और है, वो है स्पेशल। स्पेशल SPATIL, स्पेशल वो होता है कि वो लोग जो ऐसे समझ लेंगे, एक तो इसको हम स्पेशल को हम वैसे एस्ट्रोनॉमी या इस तरफ से जो आसमानी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा जिनका इंटरेस्ट आर्ट्स में होता है, जिनका इंटरेस्ट पेंटिंग, ड्राइंग, इस चीज़ों में आता है, तो स्पेशल में आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने सभी जो है वो 8 के 8 बता दिए, कोई रह गई तो आप बता दीजिएगा। उसके बाद कौन सी थ्योरी, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये विलियम स्टर्नबर्ग ने दी थी, ट्राइआर्किक थ्योरी। और इसके अंदर वो 3 बातें करता है। एक तो उसमें करता है कंपोनेंशियल की बात करता है, एक्सपेरेंशियल की बात करता है, और इसके अलावा वो कंटेक्चुअल की बात करता है। कंपोनेंट्स की बात ये करता है कि जिसके अंदर वो ये कहता है कि वो एनालिसिस करते, जिसके अंदर इंसान सोचता है, यानी ट्रायल थ्योरी में 3 पॉइंट्स हैं, कंपोनेंशियल और इसके एक्सपेरेंशियल और कंटेक्चुअल। जो हमारे पास कंपोनेंशियल है, जिसके अंदर वो एनालिसिस करता है, जो इंसान की जहाँ से सोचता है, सोचने की सलाहियत जहाँ से उभरती है, तो ये वाला हमारा होता है कंपोनेंशियल पार्ट। और जिसके अंदर इंसान प्रैक्टिकल कर रहा होता है वो होता है हमारा कंटेक्चुअल पार्ट। और जिसके अंदर इंसान क्रिएटिविटी कर रहा होता है, नई चीज़ ईजाद कर रहा होता है, तो वो उसका क्या होता है, एक्सपेरेंशियल होता है। इस तरह एक और था जो लॉयस थ्रस्टर, जिसने प्राइमरी जो है वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दी थी। प्राइमरी लॉयस थ्रस्टर ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जिसको ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, और इसके अंदर 7 तरह की उसने जो है ना वो इंटेलिजेंस के वाले, जैसे उसने गार्डनर ने 8 बताया था ना, तो यहाँ पे वो 7 तरह के इंटेलिजेंस के वाले से बात करता है। तो इसको याद करने के लिए आपको एक एब्रिविएशन याद रख लें, SPNVWMR। SPNVWMR। मैं कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा वर्ड हो कि जिसके साथ ना हम इसको सारे को याद कर सकें, क्योंकि साथ हैं इस तरह मुश्किल होगी। चलिए आपके जो जहन में रह जाए, इसमें होती है एक वही जो गार्डनर की आ जाती है, स्पेशल वाली आ जाती है, कि जिसमें गार्डनर ने स्पेशल की बात की थी, वो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, आर्ट, ड्राइंग, इस तरह की। दूसरी है परसेप्चुअल, कि इंसान चीज़ों को लेता कैसे है,
इंसान चीज़ों को कंसीव कैसे करता है, परसेप्शन इंसान की कैसे होती है, वो होती है इसके अंदर। फिर न्यूमेरिकल है जो इसकी मैथमेटिकल एबिलिटी है, फिर उसकी वर्बल जो उसकी कम्युनिकेशन आ गई है, फिर उसकी वर्ड फ्लुएंसी कैसे अल्फाज वो इकट्ठे बोलता है, और एम से उसकी मेंटल एबिलिटी, और आर से रीजनिंग है। यानी वैसे अगर देखा जाए तो इतनी मुश्किल नहीं है, मेंटल भी हो गया, मेंटल से हम रीजनिंग देते हैं वो भी हो गया, कम्युनिकेशन भी हो गया, इनसे मैंने कहा अच्छी कम्युनिकेशन, वर्बल फ्लुएंसी भी हो गया, स्पेशल भी हो गया, न्यूमेरिकल भी हो गया, और वर्ड फ्लुएंसी, वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पेशल और परसेप्शुअल हो गया। ठीक है, ये उसने हमारे पास जो 7 पॉइंट्स दिए थे। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरी आती है जीन पियाजे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, और कोई पेपर ऐसा हो नहीं सकता कि जिसमें जीन पियाजे से सवाल ना आए। जीन पियाजे बेसिकली ये कंस्ट्रक्टिविस्ट था, कॉग्निटिविस्ट था, एपिस्टेमोलॉजिस्ट था, स्विट्जरलैंड में ये पैदा हुआ, और इसने जो है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। इसमें बच्चों की वो एज के लिहाज से उसकी स्टेजेस बताता है, 4 स्टेजेस की उसने बात की है, 4 उसने एलिमेंट्स की बात की है, और इसके अलावा उसने स्कीमा की बात की है। स्कीमा में भी 4 पॉइंट्स आते हैं, तो ये 4 की इसमें बात चलती है। तो पहले 4 स्टेजेस में चलते हैं कि 4 स्टेजेस में पहली स्टेज जो है वो परी सेंसरी मोटर स्टेज है। सेंसरी मोटर स्टेज वो होती है कि जो 0 से 2 साल तक होती है, वो सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर वो कहता है कि इस स्टेज में एक तो बच्चा जो है ना वो परमानेंसी हासिल करता है। नहीं, परमानेंसी क्या होता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, 8 महीने तक ना, 8 महीने तक बच्चा कोई चीज़ पेंसिल लेके बैठा ना, आप बच्चे के हाथ से पेंसिल ले लें तो बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ जाए, वो किसी और तरह के उसके अट्रैक्शन हो जाएगी। जब आप देखेंगे बच्चे से आप कोई चीज़ वापस लेते हैं और बच्चा उसके बाद देखता है उस चीज़ की तरफ मुड़ के, और वो थोड़ा रोता है या उस चीज़ की तरफ वो उसको मांगता है, उसकी डिज़ायर शो करता है, तो इसका मतलब है कि बच्चे ने वो परमानेंसी हासिल कर ली है। तो ये वाली नमूदार भी इसी में होती है और एंड भी इसी में होता है। नहीं, ऑब्जेक्ट पर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता भी इसी में है, आउट ऑफ साइट नॉट आउट ऑफ माइंड वो भी इसी चीज़ में होता है। एक ये इसमें जो है ना वो ये जो स्टेज है इसके में बच्चा कॉपी करता है, डेफर्ड इमिटेशन है कि बच्चे ने आपको कुछ करते देखा तो हो सकता है आप अगले दिन आए तो बच्चा वो करने की कोशिश कर रहा होता है, डेफर्ड इमिटेशन होता है। और ये इसमें बच्चा गोल डायरेक्टेड होता है, यानी आप वो बच्चा जो ना कर रहा होता है, क्रॉल कर रहा होता है, तो उसको जो सामने टारगेट आप बता दें कि वो चीज़, तो वो वहाँ पर पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। तो यानी इसमें बच्चा गोल डायरेक्टेड भी होता है, इसमें बच्चा इमिटेशन करता है, बच्चा इसके अंदर जो है वो परमानेंट ऑब्जेक्ट परमानेंट सीखता है। इसके बाद सेकंड स्टेज आती है परी ऑपरेशनल स्टेज। परी ऑपरेशनल स्टेज 2 से 6 साल तक होती है, और इस स्टेज के अंदर बच्चा जो होता है वो ईगोसेंट्रिसिज्म होता है। ईगोसेंट्रिसिज्म ये होता है कि बच्चा खुद के साथ बातें करता है। एनिमिज्म होता है कि बच्चा जो है ना, एनिमिज्म बच्चा समझता है, और एगोसेंट्रिक में बच्चा समझता है कि जैसे मैं सोचता हूँ बाकी भी वैसे सोचते हैं। और एनिमिज्म में बच्चा हर चीज़ को समझता है कि जैसे मैं, अगर मिसाल के तौर पर बच्चा जो है ना वो जा रहा था, उसको कोई चीज़ लगी है, तो टेबल लग गया उसको, तो बच्चा वहाँ खड़े होकर 2 चपेटे ना टेबल को भी मार देगा। वो कहेगा कि इसने मुझे मारा है, मैं भी इसको मारूंगा। फिर बच्चा खुश हो जाएगा, इसको मैंने मारा नहीं, अब ठीक हो गया। तो वालिदैन बच्चों को कैसे करते हैं, या किसी बड़े बच्चे से, बड़े आदमी से बच्चे को चोट लग गई है तो बच्चा जो रोएगा, जब बच्चे के सामने आप बड़े आदमी को थोड़ी सी 2 ऐसे हाथ भी कर दें तो बच्चा कहेगा जैसे इसने मुझे मारा था इसको भी अब लग गई है, इसको भी उतना ही दर्द होगा जितना मुझे दर्द हुआ है। तो ये वाली चीज़ें एनिमिज्म में आती हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो बच्चा है ना वो लॉजिक कोई नहीं होती, बच्चा रिवर्सिबिलिटी नहीं कर सकता। रिवर्सिबिलिटी ये होता है कि आपने एक बारीक फ्लास्क के अंदर पानी रख दिया और एक आपने गिलास के अंदर खुले बर्तन में पानी रख दिया। जब आप पानी उस बर्तन से वो फ्लास्क में डालेंगे तो जिसमें यानी वो थोड़ी सी नैरो है, तो बच्चा समझेगा इसके अंदर पानी ज़्यादा है और उसके अंदर पानी कम था। तो यानी बच्चा इसमें चीज़ों को नहीं समझ रहा होता, जो उसकी ब्रेथ के लिहाज से नहीं देख रहा होता, समझे उसकी लेंथ के लिहाज से बच्चा देख रहा है। तो ये भी इसके अंदर होता है। एनिमिज्म होता है, चीज सिंबॉलिक जो है वो यानी एक लफ्ज़ भी बोलना बच्चा शुरू कर देता है। उसके बाद है अगली स्टेज है वो है कंक्रीट स्टेज, थर्ड स्टेज। ये 7 से लेके 11 साल तक होती है कंक्रीट स्टेज। इसके अंदर बच्चे के लॉजिक, एक तो इंडक्टिव कहेंगे आप इसको, स्पेसिफिक टू जनरल, इसके अंदर लॉजिक बच्चे की डेवलप हो गई होती है। इसमें CCS कंजर्वेशन, और इसी तरह कंजर्वेशन के अलावा सेरिएशन यानी असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर हो गया, और क्लासिफिकेशन कर सकता है बच्चा इस स्टेज के अंदर। इसके बाद फार्मल स्टेज, लास्ट स्टेज जो है वो ये है कि ये 12 साल से लेके 12 से अबव होती है, और इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है ना वो डिडक्टिव रीजनिंग देता है, बच्चा हाइपोथेटिकल रीजनिंग देता है, बच्चा जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी ऐसे ख्याल जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती उनके बारे में सोचना, डिडक्टिव रीजनिंग देना, ये उसकी है। इसके अलावा जो इसने एक और कंसेप्ट दिया था वो स्कीमा का कंसेप्ट दिया था। स्कीमा ये होता है
कि हमारे मेंटल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर चीज़ें जो है ना वो पड़ी हुई हैं, ऐसे तरतीब के साथ पड़ी हुई हैं कि वो जो हमारा एक हमारी जो लर्निंग हो रही होती है वो उसके साथ, जैसे मैंने बचपन में बिल्ली देखी, मुझे बताया कि बिल्ली है, मेरी बिल्ली की पहचान हो गई, तो वो चीज़ मेरे स्कीमा में पड़ी हुई है। जब भी मैं कहीं कैट देखूंगा तो फौरी मेरे जहन में मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, मुझे पता चल जाएगा कैट है और ये मेरे दिमाग में स्कीमा में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो यानी हर चीज़ एक जब भी एक कीवर्ड इस्तेमाल होगा कि ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपर यानी वे से पड़ी हो, तरतीब के साथ पड़ी हो, प्रॉपर डिज़ाइन के साथ चीज़, तो उसे स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा के अंदर भी इसके अंदर चार चीज़ें आती हैं, वो बाद में देखते हैं। इसके चार एलिमेंट्स हैं ये ना, प्याजे के चार वो स्टेजेस थी। ये एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट है वो है मैचुरेशन। मैचुरेशन ये होता है कि जो प्याजे की थ्योरी है ना, ये कहता है कि बच्चा चूँकि एज के लिहाज से देखता है ना, तो बच्चा जो है ना वो एज के लिहाज से मिच्योर हो रहा होता है। तो जो प्याजे है वो कहता है कि जो बच्चा है टाइम के साथ वो मिच्योर हो रहा है, और उससे पहली जो चीज़ होती है वो मैच्योरेशन होती है। जैसे टाइम गुजरेगा वो बच्चा मैच्योर होना, उसके बाद उसका एक्सपीरियंस है, फिर मैच्योर होगा तो चीज़ों को करने की कोशिश करेगा तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, फिर सोशल इंटरेक्शन, लोगों के साथ सोशल, फिर लास्ट स्टेज है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होती है कि इक्विलिब्रेशन में बहुत सी चीज़ें आती हैं। इक्विलिब्रेशन ये होता है कि जब हम एक बैलेंस स्टेट में होते हैं। मुझे पता है कि जैसे बच्चा, या मुझे समझ ले, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे पता है ये कैट है। अब कैट जो मेरी परसेप्शन बन गई, जब भी मेरे सामने कैट आएगी, कोई और कैट आएगी, कोई और कैट आएगी, तो मैं अपने पुराने एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर उसको डालूंगा और वो कहेगी ये कैट ही है, बात खत्म हो गई। अब ऐसे ही हो कि मेरे सामने कैट, अब डॉग आ गया, उसकी भी चार टांगे हैं उसी तरह, लेकिन आवाज़ और निकालता है, मैंने उसको कैट ही समझ लिया था, लेकिन वो कैट से डिफरेंट है। अब मैं डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में चला गया, यानी अब मैं पहले इक्विलिब्रियम में था, अब डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में चला गया हूँ। और डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में ये है कि अब मैं क्लियर करूँगा कहीं से कैट है, मुझे बताया जाएगा कैट नहीं है, इसकी ऐसे ये चार टांगे इसकी भी होती हैं, ये चीज़ें इसमें ये फ़र्क होता है, ये आप डॉग है। अब वो एक नई चीज़ थी एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर, जो ऑलरेडी उसके अंदर एक नई चीज़ शामिल की है मैंने, यानी मैंने अपनी जो पुरानी जो मेरी लर्निंग थी उसको मैंने मॉडिफाई किया है, उसको मैंने चेंज किया है, उसको मैंने नई तरतीब दी है, न्यू शेप दी है। तो ये जो होती है इसको कहते हैं अकोमोडेशन। एक कंसेप्ट है असमिलेशन अकोमोडेशन। जब आप एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन डालें तो ये असमिलेशन है। सेम लाइक ओके, एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर सेम न्यू इन्फॉर्मेशन, उसी तरह की नई इन्फॉर्मेशन डालें तो ये हमारा असमिलेशन हो जाएगा। और जब हम एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर नई इन्फॉर्मेशन डालें और यानी मॉडिफाई करें अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को, अपनी इन्फॉर्मेशन को, तो उसे हम कहते हैं अकोमोडेशन कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप अपने जेहन में रख लेते हैं। इसके बाद थ्योरी आती है विगोट्स्की की थ्योरी। ये दोनों कॉग्निटिव थे, जो ये प्याजेबी और वेगोट्स्की, बड़ी मज़े की थ्योरी है। जो वेगोट्स्की है, वेगोट्स्की ने तीन चीज़ें बताई थी। SCL, जब भी किसी सवाल के अंदर सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, इन तीनों के ऊपर बात हो रही है सवाल कालोजी, तो आपने जो पहला अपना माइंड आपका जाना चाहिए ना, वो जाना चाहिए कि ये बात वेगोट्स्की ने की होगी। वेगोट्स्की उसमें तीन बातें कर रहा होता है। एक तो उसमें MKO, ZPD और स्कैफोल्डिंग। अच्छा, MKO का मतलब होता है, एब्रीविएशन है मोर नॉलेजेबल अदर। वो लोग जिनसे हम सीखते हैं, तो ज़ाहिर बात है उनका नॉलेज हमसे, इसमें एज तो नहीं है, वो जो है ना प्याजे, वो कुछ एज के लिहाज से चीज़ों को देखता है, लेकिन ये जो विगोट्स के एज के लिहाज से चीज़ों को नहीं देखता। ये कहता है कि कोई भी जो है ना वो सीख सकता है। तो ये कहता है कि वो जो है ना इसकी MKO मोर नॉलेजेबल अदर, जिससे हम सीखते हैं। इसके बाद दूसरी बात कहता है ZPD वो कहता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वो कहता है कि एक सर्कल है, ऐसा सर्कल जिसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ पे मेरे पास जो है वो मैं आपको दिखा सकूँ जीन प्याजे की थ्योरी के अंदर। जीन प्याज, सॉरी जीन प्याजे कह रहा हूँ, मैंने आपको वेगोट्स्की दिखाना है। वेगोट्स्की के अंदर होगी साइको सोशल थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। खैर ये टाइम लग जाएगा इस तरह, लेकिन मेरे पास टाइम थोड़ा है, तो कहाँ पे साइकोलॉजी की है, साइकोलॉजी की ये थ्योरी पड़ी। तो अगर आपने इसकी डिटेल देखनी हो ना, तो आप वहाँ पे जो है वो जाके, मेरे ये लेक्चर उधर पड़े हैं, आप वहाँ पे इनको कंप्लीट देख सकते हैं। और यहाँ पे जस्ट मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए चीज़ों को बता रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो हमारे पास विगोट्स्की जो है, इसने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक स्टेज ऐसी होती है कि जो जो हम जानते होते हैं उसे कहते हैं। और एक ये देखिए यहाँ पे, ये जो सर्कल है दरम्यान बना हुआ, ये वो एरिया है जो मैं जानता हूँ, ठीक है, यानी वो चीज़।
और ये वाला, ये जो मैं जान सकता हूँ, ये जो बैर वाला सेकंड सर्कल है, ये वो। और जान सकता हूँ कैसे, किसी की, मुझे इसको करने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत होगी, और इसको कहते हैं हम लोग ये ZPD। और जो लास्ट है जिसको मैं जो नहीं कर सकता उसको ये कहेंगे, ठीक है। ये बातें आपने अपने जहन में रख लेनी है। और ये ZPD से इसको फोल्डिंग है कि इस स्टेज से इस स्टेज में आने के लिए जो मुझे मदद प्रोवाइड, जो एक्सटर्नल मुझे कोई हेल्प देता है, इंटरनल हेल्प नहीं होगी, याद रख लें, एक्सटर्नल हेल्प होगी, जो मुझे कोई हेल्प बैर से प्रोवाइड करता है, तो मैं इस स्टेज से इस स्टेज पे आ जाता हूँ, तो उसे हम कह रहे होते हैं इसको हम इसका फोल्डिंग। जब कोई मदद करे इसका फोल्डिंग, और जो मदद कर रहा है वो बंदा MQ हो जाएगा, और ये जो हमारा ये ZPD हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अलावा सोशल कल्चर लैंग्वेज की ये बात करता है। और इसके अलावा एक जो दोनों में डिफरेंस है ना, वो ये है कि जो वेगोट्स्की है ना, ये कहता है कि तीन बातें वेगोट्स्की कहता है शुरू में, ये जो लैंग्वेज है और जो थॉट हैं, ये थोड़ी सेपरेट एंटिटी, साथ साथ चलने वाली एंटिटी हैं। फिर वो कहता है कि जो लैंग्वेज है ये पहले आती है, थॉट बाद में आता है, ये वेगोट्स्की कहता है। जबकि जीन पियाजे कहता है कि ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं और इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। थॉट पहले आता है और ये थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में। थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आती है, ये पियाजे कहता है। और लैंग्वेज पहले आती है, थॉट बाद में आता है, ये बात करता है। इसके अलावा ये कुछ बात करता है, ये स्पीच के बारे से बात करता है। एक स्पीच होती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ स्पीच, सोशल स्पीच। सोशल स्पीच दूसरी स्पीच होती है जिसे बोलते हैं सेल्फ स्पीच या प्राइवेट स्पीच, और थर्ड को बोल रहे होते हैं हम इनर स्पीच। सोशल स्पीच, उसके अलावा सोशल स्पीच के बाद दूसरी, यानी सोशल स्पीच वो होती है जब 0 से 2 साल तक बच्चा जो है ना वो बातें कर रहा होता है, खुद के साथ बातें कर रहा, खुद के साथ नहीं, लोगों के साथ है, मुझे पानी चाहिए, रोटी चाहिए, रो के दिखा रहा होता है, किसी डिमांड कर रहा होता है, तो वो हमारी जो होती है वो होती है सोशल स्पीच। 0 से 2 साल तक, 2 से लेकर 6 साल तक बच्चा खुद के साथ प्राइवेट स्पीच, खुद के साथ बातें करता है कि ये खिलौना मैंने ऐसे इसको खेलना है, ऐसे करना है, मुझे वो चीज़ उठानी है, मुझे वहाँ जाना है, खुद के साथ बातें कर रहा होता है। वेगोट्स्की इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो वो प्राइवेट स्पीच। इसका सेम कंसेप्ट इसका उलट दिया था, वो एगोसेंट्रिसिज्म का जीन पियाजे ने दिया था, लेकिन जीन पियाजे इसको ज़्यादा जोर नहीं देते। इसके बाद इनर स्पीच, ये जो हम बाद में अब खुद के साथ बातें कर रहे होते हैं, दिल के अंदर कर रहे होते हैं, ऊंची आवाज़ से नहीं कर रहे होते, तो ये वाली जो होती है इसे हम बोलते हैं, ये हमारी इनर स्पीच होती है। इसका अगली थ्योरी हमारी वो है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। और मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो दी थी हमें, कोहलबर्ग ने दी थी। कोहलबर्ग ने इस थ्योरी के हवाले से कुछ बातें बता दूं कि कोहलबर्ग ने एक डायलामा दिया था, हांस डायलामा। और डायलामा का मतलब ये होता है कि जब आप ऐसी स्टेज के अंदर हो जब आपको पता ना हो, जैसे आप ना राइट और रॉन्ग के दरमियान अटके हों कि मैं ये पता नहीं राइट है कि रॉन्ग है, क्या करूँगा मैं, कौन सी चीज़ अच्छी है, मुझे कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो इस जो डायलामा में होता है इसे हांस डायलामा इसी तरह का है, यानी इस तरह के आप कैफियत के अंदर होंगे। हांस डायलामा ये था कि हांस एक शख्स था कि जिसकी बीवी बीमार थी और उसको उसके लिए, अपनी बीवी के लिए उसको मेडिसिन चाहिए थी, और वो डॉक्टर ने लिख के दी। वो शॉप पे गया और वहाँ पे मेडिसिन मांगता है, और मेडिसिन जो है जो केमिस्ट है वो कहता है इसका 1000 दे दो फॉर एग्जाम्पल। अब वो उसके पास पैसे नहीं है, उसको कहता है मेरी मजबूरी थी, नहीं मिले, उसने नहीं दी। फिर इधर उधर लोगों से, रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे करता है, वो भी नहीं देते। अब वो क्या करता है कि वो उस मेडिसिन को चोरी कर लेता है, और मेडिसिन को चोरी करके अपनी बेगम को वहाँ लेके आता है, और वो अपनी जान बचाता है उसकी। अब ये वाला जो डायनामा था, ये जो सिचुएशन थी, यानी ऐसी सिचुएशन में क्या ठीक है क्या गलत है, इस सिचुएशन को कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने रखा, मुख्तलिफ एज के बच्चों के सामने रखा, और बच्चों के जो रिस्पॉन्स आए उन रिस्पॉन्स की बुनियाद पर उसने थ्योरी डेवलप की। इस थ्योरी के अंदर 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल 6 स्टेजेस। और इससे प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, 3 इसके लेवल है। प्री कन्वेंशनल क्या होता है? परी कन्वेंशनल ये होती है कि जो हमारी स्टेज चलती है परी कन्वेंशनल की, ये स्टेज चलती है हमारी 4 से 10 साल तक की चलती है। और जो हमारी जो कन्वेंशनल दूसरी स्टेज है वो 10 से 13 साल तक, और जो तीसरी स्टेज है हमारी वो 13 से अबव होती है। अब जो पहली 6 लेवल कौन कौन से हैं? पहला लेवल ये है कि बच्चा जो है वो देख रहा होता है गुड बॉय, वो इसमें ओबीडियंस और पुनिशमेंट, यानी बच्चा इस स्टेज में, ऐसी स्टेज होती है कि वो बच्चा डर के काम कर रहा होता है, या उसे कुछ मिलने का उम्मीद होती है, या कुछ छीन जाने का डर होता है, या कुछ मार पड़ने का डर होता है, या रिवार्ड। इसकी वजह से बच्चा जो काम कर रहा होता है उसे हम कह रहे होते हैं कि ये वाली जो हमारे पास पहली जो स्टेज है, जिसे मैंने क्या है आपके सामने क्या नाम बताया मैंने कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। सेकंड जो उसने स्टेज बताई वो स्टेज ये थी कि
टेक गिव एंड टेक, यानी एक्सचेंज समझ ले, यानी उसके अंदर बच्चा, आप किसी को बच्चे कुछ दो तो वो कुछ देगा, कुछ लोगे, कुछ दोगे तो कुछ लोगे, यानी गिव एंड रिवार्ड वाली है। तीसरी जो सेकंड लेवल कन्वेंशनल के अंदर तीसरी स्टेप, वो गुड बाय गुड बर्ड, गुड गर्ल के उसको लाइक पसंद होना, पसंद करवाने का बड़ा शौक होता है कि मैं अच्छा समझा जाऊँ, अच्छा जाना जाऊँ, वो स्टेज होती है। और फोर्थ स्टेज होती है जिसके अंदर बच्चा लॉ को करता है, ओबीडियंट करता है कि लॉ जो है ना वो सुपेरिटी लॉ को होनी चाहिए। फिफ्थ स्टेज होते हैं जिसमें सोशल कंट्रैक्ट है, यानी लोगों की भला देखता है, लोगों का भला किस चीज़ में है। और फिर यूनिवर्सल जो है वो एथिक्स हैं, ये लास्ट वाला है जिसके अंदर एक हाईएस्ट वैल्यू है, जिसमें वो कहता है कि वो किसी काज की खातिर वो पूरी दुनिया से लड़ जाता है, भिड़ जाता है। तो ये वाली आखिरी स्टेज है। मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कम किया, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि पहली हमारे पास जो होती है स्टेज होती है वो होती है पनिशमेंट ओबीडियंस। दूसरी स्टेज हमारे पास होती है वो होती है गिव एंड टेक, यानी रिवार्ड जो होता है, रिवार्ड और पनिशमेंट, रिवार्ड और पनिशमेंट अगर गिव एंड टेक कर लें। थर्ड हमारे पास स्टेज गुड बॉय गुड गर्ल, और फोर्थ हमारे पास होती है वो होती है लॉ एंड ऑर्डर, और फिफ्थ हमारे पास सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेड, और इसके अलावा यूनिवर्सल ओरिएंटेड जो होती है वो होती है। इसके अलावा जो है हम अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ मैं अब आपको बताने लगा हूँ, और हर एक टर्मिनोलॉजी के अंदर बहुत से कंसेप्ट है, आपने अपने ज़हन में बिठा लेंगे। एक होता है विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट ये होता है कि जिसके अंदर किसी शख्स को देखने का मसला होता है, उसको ब्लाइंड होता है, या उसको जो है ना वो कम नज़र आता है, तो उसे विजुअल इम्पेयरमेंट कहते हैं। और ऐसे बच्चा जब आपकी क्लास में जो विजुअल इम्पेयरमेंट वाला बच्चा हो, तो उसको आपको फ्रंट डेस्क पे बिठाना है, कभी भी पीछे नहीं बिठाना, ठीक है। इस तरह कुछ होते हैं ऑडिटरी इम्पेयरमेंट, जिनको सुनने में मसला होता है, तो ये बच्चे, इनको भी आपने फ्रंट बताना है, और इनको ताकि उनको आवाज़ आए। इसको होता है लोकोमोटर, जिनको जो अपने जो जिस्म के अज़ा इस्तेमाल करते हुए मसला होता है, लोकोमोटर होते हैं। इसके अलावा एक होता है सीमेंटिक, सीमेंटिक के वर्ड्स की मीनिंग को जो होता है उसके मतलब को जानने के लिए सीमेंटिक का वर्ड यूज़ होता है। फिनोम और मार्फीम, फिनोम कहते हैं साउंड का यूनिट है, और मार्फीम उसका बुनियादी यूनिट है, और फिनोम जो है ना किसी भी साउंड के हवाले से बोला जाता है। डिसलेक्सिया, जब बच्चे को रीडिंग के हवाले से प्रॉब्लम आ रही हो, तो रीडिंग के हवाले से जो प्रॉब्लम होती है बच्चे की, उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। और इसके अलावा डिसफेजिया कहते हैं जब बच्चे को ज़बान को अदा, डिसफेजिया को एफेजिया भी कहते हैं, यानी जब उसको सेंटेंस बोलने में मसला आ रहा हो, डिस्ग्राफिया लिखने में मसला आ रहा हो, डिसकैलकुलिया जब बच्चे को कैलकुलेट करने में मसला हो रहा हो, डिस्प्रैक्सिया जिसमें बच्चे को अपनी साइकोमोटर, अपने फिजिकल जो है वो जिस्म की जो है मोटर पार्ट्स को इस्तेमाल करने में मसला हो, तो उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया बोलते हैं। इस तरह एक होता है ADHD। ADHD होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपरसोनिक डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपरसोनिक डिसऑर्डर। और ये वो होती है कि जिसमें बच्चा जो है ना टिक के बैठ नहीं सकता, और उसकी अटेंशन ये हर डाइवर्ट हो जाती है बड़ी जल्दी, यानी जीनियस तो होता है, लेकिन ये उसकी बीमारी है कि वो एक जगह पे बैठ नहीं सकता सुकून के साथ, और उसके हरकत सकनात करता रहना, और उसकी तवज्जो एक चीज़ पे नहीं होती है, एक चीज़ तवज्जो उठा किसी दूसरी चीज़ पे चला जाएगा, तो ये वाली होती है, यानी एक जगह ना बैठ सकते तवज्जो। इस तरह का होता है ऑटिज्म। ऑटिज्म ये कैसा स्टेज है जिसके अंदर बच्चा चीज़ों को बार बार रिपीट करता है, जूता पहना है फिर पहना है फिर पहना है, यानी उतारेगा पहनेगा, हाथ धोएगा फिर धोएगा, यानी हर काम को रिपीट करता है, और सोशल कम्युनिकेशन जो है ना वो नहीं करता। इस तरह की होती है इंसोमिनिया। इंसोमिनिया कहते हैं कि जो नींद ना आए, और इस तरह जो मेमोरी होती है वो लॉस होती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें सोशलाइजेशन जो होती है ना बच्चे की, दो, एक प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है, क्या होती है सेकेंडरी सोशलाइज। प्राइमरी सोशलाइजेशन किसी बच्चे का, उसका घर होता है, उसकी फैमिली, उसके वालिदैन, उसके बहन भाई, उसके घर के अंदर, उसका चाहे गार्डियन हो जाए, वो घर के अंदर हो तो प्राइमरी। जो उसका स्कूल है, उसके दोस्त हैं, उसके नेबर हैं, उसके रिश्तेदार हैं, अदर कंट्रीज़ वाले, वो सारे उसके सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो जाएगी। इससे एक कंसेप्ट होता है जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप में ये होता है कि जेंडर के अंदर, यानी कि ऐसा जब हम सोच लेते हैं कि लड़का कोई रो रहा हो, तो हम कहते हैं कि तू लड़की है, लड़कियों की तरह रो रहा है, तो हमने ये कह दिया फिर रोना सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है, लड़के तो बेचारे उनको दुख ही होते। तो इस तरह की यानी को काम, या जैसे जो है ना वो लड़की ने जीन्स पहन लिया, तो हम कहेंगे कि तू लड़का है, तो लड़कों का काम है, तू लड़के ने क्यों पहन लिया। यानी जब हम इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हों कि जो काम मेल कर सकते हैं, फीमेल को हम कहेंगे फीमेल का काम हम कहेंगे मेल, इस तरह की प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, इसमें जेंडर बायसनेस भी होता है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसके अंदर इसके अलावा एक और कंसेप्ट है चाइल्ड सेंटर। क्या होता है टीचर चाइल्ड सेंटर? वो होता है जिसके अंदर बच्चे
बच्चे को प्रायोरिटी दी जाती है, इंडिविजुअल डिफेंसेस को देखा जाता है, बच्चे की मर्ज़ी के मुताबिक पढ़ाया जाएगा, बिठाया जाएगा, खिलाया जाएगा, हर काम बच्चे की मर्ज़ी के मुताबिक होगा। टीचर फैसिलिटेटर होगा, टीचर पढ़ाते हुए इंडिविजुअल डिफेंस का ख्याल रखेगा, टीचर उसको झाड़ फूंक नहीं करेगा, टीचर उसकी प्रॉब्लम मसले को समझेगा और टीचर अपने मेथड के ऊपर गौर करेगा, लेकिन बच्चे के ऊपर उसे नहीं। तीसरा टीचर सेंटर है, जिसके अंदर टीचर की मर्जी होती है, टीचर जिस तरह चाहे बच्चे को लेकर जाए, बच्चे की अपनी वेल विश नहीं होती। इस तरह एक और कंसेप्ट था जॉन लॉक ने टाब्लो रासा कि उसने बच्चा एक ब्लैंक स्लेट की तरह है, उसके ऊपर जो चाहे आप लिख सकते हैं। टाब्लो रासा जॉन लॉक ने कहा था, लेकिन बाद में आने वाले उन्होंने इस चीज़ को निगलेक्ट किया कि ऐसी बात नहीं है, बच्चा अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है और ये उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम जो कुछ उसके ऊपर लिखेंगे, बच्चा तो खुद सीख रहा होता है, खुद अपनी तख्ती खुद लिख रहा होता है। इसके अलावा लैंग्वेज के हवाले से कुछ बातें हैं। लैंग्वेज से वाले कुछ बातें ये है कि जो बच्चा 1.5 मंथ तक बच्चा जो है ना, 1.5 मंथ तक वो बच्चा कूइंग करना सीख जाता है। जो बच्चा पैदा होता है कूइंग यानी कि अजीब सी आवाज़ें कू कू जिस तरह नहीं, इस तरह की आवाज़ बच्चा निकालना शुरू कर देता है। और बच्चा जब 8 माह का होता है, 8 माह तक तो बच्चा वो बबलिंग करना शुरू, बबलिंग होती है सेम लाइक हमारी नेचुरल ज़बान की तरह के अल्फाज होते हैं, लेकिन बा मा एक सिंगल जिसे कह सकते हैं सेलेबल कह सकते हैं, वो बच्चा तो ये होती है। ये बोइंग जो होती है बबलिंग होती है, ये 8 माह तक होती है। और 1 साल तक बच्चा 3 लफ्ज़ सीखना, माँ, अम्मा, अब्बा या बाबा, मामा, ये तरह पानी, ये 3 लफ्ज़ सीख जाता है 1 साल के अंदर। और इसी तरह उसके बाद 2 साल के अंदर बच्चा जो है वो 272 लफ्ज़ सीखेगा। और 5 साल के अंदर बच्चा 2072, स्मिथ ने कहा था कि बच्चा जो है ना वो 1 साल में 3 वर्ड, 2 साल में 272 वर्ड और 5 साल की उम्र में 2072 वर्ड। और बच्चे की ये लैंग्वेज डेवलप करने की बहुत ज़्यादा वो फास्ट स्टेज होती है। और ये उसने बात की थी। और आज के लिए मैं तकरीबन इतना ही करता हूँ, अब क्योंकि अज़ान का टाइम हो रहा है। कितना टाइम हो गया जहाँ पे, ये हो गया 9:02 हो गए हैं। अच्छा, तो इशा की नमाज़ का टाइम तो 9:30 बजे है। चले हम 10-15 मिनट कुछ और कर लेते हैं। अच्छा, देख यहाँ पे मेरे पास रिसोर्सेज कम होने की वजह से मतलब ऐसा मैं इंतज़ाम नहीं कर सका, तो मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि बराबर वाइट बोर्ड का इस्तेमाल हो और वो पॉइंट्स मैं आपको लिख के बताता जाऊँ। लेकिन आज आप कोशिश करें कि ये बातें सुन के अपने जहन में बिठा लें और ये एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। अच्छा, हमने वो 2 थ्योरीज़ की बात की, 3 थ्योरी की बात की थी। वैगॉट्स्की भी देख लिया, कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी भी देख ली, मॉरल थ्योरी भी देख ली और जीन पियाजे की थ्योरी भी देख ली। अब हम आ जाते हैं बिहेवियरिस्ट की तरफ आ जाते हैं। बिहेवियरिस्ट जो था वो थॉर्नडाइक बिहेवियरिस्ट था। और थॉर्नडाइक जो है उसने जो थ्योरी दी थी वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। वो ये कहता है कि बार बार ट्राई आप करते रहो तो आपका एरर की जो है ना कि चांसेस कम होते जाएंगे। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो दी थी वो थॉर्नडाइक ने दी थी। और इस थ्योरी के अंदर जो है वो उसने 3 जो है लॉज, प्राइमरी लॉज दिए थे और कुछ सेकेंडरी लॉज दिए थे। जो प्राइमरी लॉज है उसमें वो कहता है, पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकंड है लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ रेडीनेस ये होता है कि बच्चा जब सीखने के लिए रेडी है, अगर वो रेडी है तो तभी वो सीख पाएगा, उसको रेडीनेस कहते हैं। और बच्चा यानी इसको रेडीनेस बच्चे का एज के लिहाज से, अब आप बच्चे को अलजबरा पढ़ाना शुरू कर दें कच्ची के बच्चे को, तो वो तो रेडी नहीं है उस चीज़ को सीखने के लिए। तो ये लॉ ऑफ रेडीनेस है। लॉ ऑफ इफेक्टिव ये होता है कि कौन सी चीज़ जो है ना वो उसके लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, उसको जो अच्छी है वो सिखाई जाए, जो बुरी है वो ना सिखाई जाए। और इसके अलावा फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज है कि बार बार जिसके अंदर हम जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी वो हमारे पास जो है वो चीज़ अच्छी हो जाएगी। तो यानी बार बार उसके ये जो अमेरिकन था साइकोलॉजिस्ट था थॉर्नडाइक, और 1898 में इसने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, इस थ्योरी को करेक्शनिज्म थ्योरी भी कहते हैं, एसआर थ्योरी भी कहते हैं। कैट के ऊपर इसका एक्सपीरियंस था। और थॉर्नडाइक का जो है वो इस तरह ये लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट की बात की। और इसके अलावा लॉ ऑफ इफेक्ट में हम ये देखते हैं कि थिंग गुड्स इट विल बी रिपीटेड, जो अच्छी चीज़ें हैं वो रिपीट होगी, जो अच्छी चीज़ें नहीं वो रिपीट नहीं होगी। और एक्सरसाइज में जब हम चीज़ों को बार बार कर रहे होते हैं तो वो चीज़ क्या होती है हमारे वो बिहेवियर में आ जाती है। इसके बाद उसने कुछ दिए थे सेकेंडरी लॉ दिए थे, जैसे लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, मल्टी रिस्पॉन्स, मेंटल सेट, एसोसिएटिंग पर मेसी, रिसेंसी, इंटेंसिटी। तो ये क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने इनको करना है तो आपको जहाँ भी मैंने कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है आप वहाँ पे जो है ना वो देख सकते हैं जाके। ये वहाँ पे मैंने इसको वर्बल में कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, आप मेरे जो है साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड हमारे पास जो स्टेज आती है वो आती है, सेकंड जो थ्योरी हम करने लगे वो क्लासिकल थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरी जो है ये किसने दी थी, क्लासिकल थ्योरी दी थी ये पाब्लो ने दी थी। पाब्लो रशिया का था और इसको भी नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1904 में डाइजेशन मेडिसिन की फील्ड में।
और इस थ्योरी के अंदर वो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वो क्या कह रहा होता है डॉग के जो डॉग है वो उसके सामने, अगर ये इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, तो वो ये कहता है कि एक डॉग है, उसके सामने आप खाना लेके आते हैं, तो खाना आएगा तो ज़ाहिर बात है उस डॉग के मुंह से पानी आएगा, रॉयल टपकेगी और सलाइवा आएगा, तो उस सलाइवा वो अनकंडीशन होगा, नेचुरल होगा, यानी खुराक आई है, भूख लगी हुई थी, उसके मुंह से सलाइवा आया, ये अनकंडीशन स्टिमुलस था, और वो जो इसके मुंह से सलाइवा आना वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। अब क्या करता है कि वो जो लेके आने वाला है वो जब भी खाना लेके आता है पहले बेल बजाता है, फिर खाना लेके आता है, तो अब वो डॉग जो है ना उसको खाना खाता है। अब क्या हो जाता है कि जब भी बेल बजती है ना तो डॉग के मुंह से सलाइवा आ जाता है, क्योंकि वो उसकी कंडीशनिंग हो गई है कि खाने के बेल के साथ मेरा खाना आता है, तो उसके मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती है। तो ये जो कंडीशन ये जो होती है इसको हम ये कंडीशन हो गया, और उसको जो सलाइवा आना है वो भी उसका कंडीशन रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो ये वाली इस थ्योरी में इसकी बात करते हैं, इसका मैंने प्रोसेस को कंप्लीट समझाया, आप देख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ जो है ना वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं। एक होता है एक्विजिशन, यानी वो नेचुरल जो है वो स्टिमुलस, नेचुरल स्टिमुलस के ऊपर जो रिस्पांस होता है। इसे जनरलाइजेशन, जब उसने सेलिब्रेशन जो है वो बेल और मीट के साथ उसे जनरलाइज कर दिया कि बेल बजेगी साथ में गोश्त आएगा, तो उसे जनरलाइज कर दिया। इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन है कि वो सम टाइम ऐसे होता है कि बेल मुख्तलिफ बजाता है और किसी एक बेल के ऊपर खाना आता है, तो वो डॉग इस काबिल हो जाता है कि वो जनरलाइज कर सके किस बेल के ऊपर खाना मिलता है। एक तरह कंसेप्ट है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन ये होता है कि चीज़ को एक टाइम के बाद जो है ना, मिसाल के तौर पे वो बेल बजती रही लेकिन खाना नहीं आता, बेल बजती है खाना नहीं आता, तो ऐसा ऐसा उसका जो सलाइवा का मुंह से निकलना है वो ख़त्म हो जाएगा, उसे पता होगा कि ये बेल ऐसे बज रही है, खाना मुझे नहीं मिलना, तो ये अनकंडीशन हो जाएगा यानी। और इस फिर दोबारा किसी अरसे बाद फिर वो बेल बजती है, फिर वो खाना आता है, तो इस तरह वो कंडीशन हो जाए, इस तरह बात करता है। तो इसके अलावा ठीक है यही है। इसके बाद हमारे तीसरी जो हमारे पास थ्योरी है वो हम देखेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये दी थी बी एफ स्किनर ने दी थी, ये भी अमेरिकन था। और बी एफ स्किनर इस थ्योरी के अंदर क्या कहते हैं वो देखते हैं। बी एफ स्किनर ने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और इस थ्योरी को आर एस थ्योरी भी कहते हैं कि रिस्पॉन्स पहले होता है और स्टिमुलस बाद में होता है। इसमें भी एक केज के अंदर वो जो है रैट है उसको बंद करता है, और रैट को शॉक पहुंचाया जाता है कि सुकून से न बैठे, और जो वो रैट है वो इधर उधर भागता दौड़ता है, और यकदम किसी चीज़ से कोई लीवर उसे दबता है, तो लीवर दबने के साथ उसे खुराक मिल जाती है। अब जो उसको खुराक का मिलना है, ये जो उसकी जो हरकत थी ये वॉलंटरी थी, वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा था और उसे नहीं पता था मुझे इसके बदले में खुराक मिलेगी। तो ये वाला जो है ना, ये स्किनर ने इस तरह की बात की थी, और ये उसने एक्सपेरिमेंट की सारी मैंने आप देख सकते हैं वहाँ मैंने लेक्चर डिटेल में दिया है वहाँ। अच्छा, इससे जो कंसेप्ट दिया था वो री इन्फोर्समेंट का कंसेप्ट दिया था। री इन्फोर्समेंट में उसने कहता है री इन्फोर्समेंट में दो चीज़ उसने कहता है कि री इन्फोर्समेंट और एक होता है पुनिशमेंट। री इन्फोर्समेंट पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, पॉजिटिव पुनिशमेंट, नेगेटिव पुनिशमेंट। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट ये होगी कि जब आपको किसी चीज़ को बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए, कि आपके बच्चे ने अच्छा नंबर दिया, आप उसको मोबाइल या साइकिल लेके दे देते हैं, तो ये उसके बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए आपने किया है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और फिर बच्चा जो है वो सही काम नहीं कर रहा। अब आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है ना वो अपने एग्ज़ाम की उसके आने वाले हैं और वो तैयारी सही तरह नहीं कर रहा, तो आपने जो बाईसाइकिल पिछले एग्ज़ाम पे दी थी आप उससे वापस लेके रख लेते हैं। कोई भी चीज़ आप वापस ले लेते हैं, कहते हैं कि जब आपके पेपर हो गए तब ले लेना, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगी। दोनों का मकसद जो है वो बिहेवियर को इंक्रीज़ करना होगा। इसके बाद जो है पनिशमेंट में आ जाएंगे। पनिशमेंट में ये होगा कि वो इसमें दोनों दफ़ा जो है ना वो, अब ये है कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा जो है ना वो सही घर जाके कोई पढ़ता काम नहीं करता, तो आप उसको होमवर्क ज़्यादा दे देते हैं ताकि वो उसकी हैंड राइटिंग बने और ज़्यादा पढ़ के आए। तो अब आपने जब एक्स्ट्रा बर्डन दे दिया तो उसको नेगेटिव पनिशमेंट हो जाएगी, पॉजिटिव पनिशमेंट हो जाएगी जब देना है। फिर आप ये है कि बच्चे से इसी तरह आपने बच्चा जो है ना वो एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहा, आप उससे बाईसाइकिल लेके रख लेते हैं, और ताकि वो बच्चा जो है ना वो अपनी पढ़ाई ठीक तरह करे, तो वो इसकी नेगेटिव पनिशमेंट हो जाएगी। अब आप यहाँ कहेंगे कि सर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या फ़र्क है? तो देखिए, जब एक चीज़ हम एक शॉर्ट टाइम के लिए ले रहे होते हैं वापस, तो उसको कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और जो हम चीज़ परमानेंटली उससे ले रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव पनिशमेंट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये होप सो आपको पता चल गया होगा, ये इतनी ज़्यादा अहमियत वाले नहीं है। ठीक है, इसके बाद कोई थ्योरी देख लेते हैं, कौन सी थ्योरी जो अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, 5 मिनट के अंदर कौन सी थ्योरी हमारे पास हो सकती है।
या 9:30 बजे, 9:15 जमात है, 9:15 जमात है शायद, मुझे जाना चाहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अगर आपको कुछ फ़ायदा हो मेरी इस बातों से जो मैंने आपका टाइम लिया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इज़हार करें, ताकि हम ये जो चीज़ें हैं ये सिलसिला कंटिन्यू रखें और मज़ीद बेहतरी के साथ जो है इसको जारी रखें। जज़ाकल्लाह खैर।